Hello, again, welcome to the Khan Live Studies. Today, we'll discuss the Panchayat Raj system introduced by the Constitution 73rd Amendment Act 1992. 73rd Amendment 1992 में एक नया पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, पार्ट 9, जिसमें 16 आर्टिकल्स हैं और इसके साथ साथ एक 11th शेड्यूल भी जोड़ दी गई। This part is important for the UP-PCSJ because in the third paper of law, Panchayat Raj Act is in the syllabus. Panchayat Raj Act has been amended accordingly to the amendment of the Constitution. तो अगर आप 73rd अमेंडमेंट को समझ लेते हैं तो पंचायत राज अधिनियम जो है उसको समझना भी आपके लिए आसान होगा। और उत्तर प्रदेश में पंचायत राज एक्ट से काफी क्वेश्चन मेंस में बार बार पूछे गए। तो शुरू करते हैं 73rd अमेंडमेंट 1992। पहली बात ये आपको याद रखना है, ये जो पंचायती राज सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें ऐड क्या किया है, संविधान में एक पार्ट 9 है जिसमें 16 आर्टिकल हैं और इसके साथ साथ एक 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई है। इसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं, फीचर्स क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ पंचायत राज सिस्टम। ग्राम सभा पहले भी थी, अब ये संवैधानिक स्थिति से दे दी गई है कि पंचायत राज की जो बुनियाद है, जो बेस है, बेसिक फाउंडेशन, वो होगी ग्राम सभा। पहली बात। फिर आते हैं कि देयर विल बी 3 टियर पंचायत राज सिस्टम। इस संविधान संशोधन के द्वारा 3 टियर पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट, एट द विलेज लेवल, सेकेंड, इंटरमीडिएट लेवल, थर्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक तो विलेज लेवल है, गांव स्तर पर पंचायती राज, और दूसरा इंटरमीडिएट लेवल जिसे कहते हैं क्षेत्र पंचायत। गांव में देखेंगे आप कहेंगे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। 3 लेवल पर यह पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। स्मॉल स्टेट्स जिनकी आबादी 20 लाख से कम है, उन्हें यह ऑप्शन दिया गया है कि वो इंटरमीडिएट स्टेट पर पंचायत राज सिस्टम को चाहे तो उसको स्थापित ना करें, स्टैब्लिश ना करें। अब पहले हम लेते हैं ग्राम सभा। आर्टिकल 243A। आर्टिकल 243A ये ग्राम सभा के बारे में ये कहती है, ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू ए विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ ए पंचायत एट विलेज लेवल। ये ग्राम सभा क्या होगी? वो व्यक्ति जो गांव सभा के चुनाव के जो इलेक्टोरल रोल्स है, यानी निर्वाचन की जो सूची होती है, एक गांव के रहने वाले जितने उसमें रजिस्टर्ड हैं, वो सब मिला करके ग्राम सभा का गठन करेंगे। यानी जो लोग वहां के वोटर हैं उस ग्राम के, वो गठित करेंगे ग्राम सभा विद इन द एरिया पंचायत एट विलेज लेवल। ये ग्राम सभा कहां होगी? विलेज लेवल पंचायत के क्षेत्र में ही होगी। नेक्स्ट, इसके पावर क्या होंगे ग्राम सभा के? जो ग्राम सभा के पावर हैं
जैसा हमने बताया आपके कि ग्राम पंचायत अधिनियम जो है 1947 का, उसमें ग्राम सभा का गठन भी है, उसकी शक्तियां भी हैं, वो सारे डिटेल्स उसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा संविधान में कहा गया है, इट में एक्सरसाइज पावर्स एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में प्रोवाइड, यानी राज्य की विधानसभा जो इसे शक्तियां देगी ग्राम सभा को, वो इन शक्तियों को प्रयोग कर सकती है। तो ये हो गया ग्राम सभा। नेक्स्ट आइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। अब हम पंचायत 3 टियर पंचायत की बात करेंगे। फर्स्ट, विलेज लेवल, आर्टिकल 243B ये प्रोवाइड करती है that in every state there shall be 3 tier पंचायत at the village, intermediate and district level। प्रत्येक राज्य में ये 3 स्तरीय जो है पंचायत स्थापित की जाएगी। अब ये पंचायत का क्षेत्र कैसे तय होगा? द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द टेरिटोरियल एरिया ऑफ ए पंचायत and the number of the seats to be filled, दो चीजें ली जाएंगी। टेरिटोरियल एरिया कितना है, कितनी सीटें उसे भरी जानी है, इन दोनों का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, ये हर राज्यों में लगभग एक ही होगा। एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, द पॉपुलेशन एंड टेरिटरी एंड द सीट्स टू बी फिल्ड, क्षेत्र कितना बड़ा है, आबादी कितनी है, इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि इसमें जो है कि कितनी सीटें इसके में भरी जाएंगी, इसके अनुपात जो होंगे, जो रेशियो होंगे, ये थ्रू आउट द स्टेट बराबर होने चाहिए। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ हो। पंचायत एरिया को कहा जा रहा है कि जो पंचायत एरिया आप बनाएंगे, तो ये कौन, जैसे आप देखते हैं कि एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी है, एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर पंचायत एरिया की भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाएगी, यानी वो क्षेत्र तय किए जाएंगे कि एक पंचायत क्षेत्र ये है, और ये ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज शैल बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये फिल कैसे की जाएगी? बाय डायरेक्ट इलेक्शन, बाय द वोटर्स ऑफ द रिलेटेड गांव सभा, रिलेटेड पंचायत एरिया, जो भी। तो ये पहली बात जान लीजिए कि ये पंचायत एरिया को हम डिवाइड करेंगे क्षेत्र के आधार पर, कि उसका एरिया क्या होगा, और इसमें जितने भी कैंडिडेट, जितनी सीटें भरी जानी है, उनका चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव से होगा, डायरेक्ट होगा, पब्लिक के द्वारा होगा। इसमें दिया गया है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसी पोस्ट हैं, कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें इसमें प्रतिनिधित्व डायरेक्ट दिया गया है। डायरेक्ट प्रतिनिधित्व किन्हें दिया गया है? इन पंचायतों में सीधे सीधे किसे प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन दिया गया है? नंबर 1, ए चेयरपर्सन ऑफ ए पंचायत एट विलेज लेवल। जो ग्राम स्तर की पंचायत है, उसका जो अध्यक्ष होगा, उसे क्षेत्र पंचायत में और जिला पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में स्थान दिया जाएगा। यह आ गया चेयरपर्सन ऑफ ए पंचायत एट विलेज लेवल। सेकंड आइए, द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, यानी वो जो क्षेत्र पंचायत है उसका जो अध्यक्ष होगा, उसको जिला पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में स्थान दिया जाएगा। यानी ये चुने नहीं जा रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड देखिए, द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज representing constituencies at the intermediate level and the district level, यानी ये क्षेत्र पंचायत
जहां पर स्थापित है, जिला पंचायत लेवल पर, यानी उस क्षेत्र और उस जिले को जो मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें भी इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। यानी लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, ये याद रखिएगा, लोकसभा है और विधानसभा है। दूसरा आता है कि राज्यसभा के सदस्य, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनको रिप्रेजेंटेशन कहा दिया जाएगा, राज्यसभा और विधान परिषद। इसमें कहा गया है कि जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में ये बतौर वोटर इलेक्टोरल रोल में ये रजिस्टर्ड हैं, इफ एट द इंटरमीडिएट लेवल देन इन द इंटरमीडिएट लेवल, अगर ये क्षेत्र पंचायत के स्तर में ये किसी एरिया में बतौर वोटर ये पंजीकृत है, तब इन्हें रिप्रेजेंटेशन उस क्षेत्र पंचायत में दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत में एज ए वोटर रजिस्टर्ड हैं, तो उस जिला पंचायत में इन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये 4 हुए। 5वां देखिए, ऑल द चेयरमैन एंड ऑल मेंबर्स शैल हैव राइट टू वोट इन पंचायत मीटिंग। इन ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इन सब को पंचायत की मीटिंग्स में वोट देने का अधिकार भी रहेगा। तो ये देख लें, चेयरपर्सन है पंचायत लेवल, नीचे से चलें, पंचायत लेवल का जो अध्यक्ष है उसे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसी तरह क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष है उसे जिला पंचायत में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा। फिर देखें, लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें उन्हें क्षेत्र पंचायत में, इंटरमीडिएट लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। फिर हम आते हैं राज्यसभा और विधान परिषद। जब राज्यसभा और विधान परिषद में हम आते हैं तो कहा गया वेयर दे आर रजिस्टर्ड एज इलेक्टोरल। इफ एट इंटरमीडिएट लेवल देन इन द इंटरमीडिएट लेवल, इफ दे आर रजिस्टर्ड एज इलेक्टोरल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देन इन द पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन चारों तरह के व्यक्तियों को कहा गया दे हैव राइट टू वोट, इनको वोट का भी अधिकार होगा। नाउ कम ऑन द चेयरपर्सन, इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एट द विलेज लेवल। तो विलेज लेवल के चेयरपर्सन के बारे में कहा गया कि स्टेट शैल प्रोवाइड द रूल्स, इनके चुनाव के लिए राज्य सरकारें नियम बताएंगी कि राज्य स्तर की पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, क्योंकि ये पंचायत राज से रिलेटेड है, उसमें इनके रूल्स दिए हुए हैं, वहां आप देखेंगे। चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनका चुनाव। अब जो क्षेत्र पंचायत है, जो जिला पंचायत है, इनके अध्यक्ष का चुनाव कैसा होगा? दे शैल बी इलेक्टेड एमंग द इलेक्टेड मेंबर्स, यानी अब पंचायत के जो सदस्य चुने गए हैं, यानी क्षेत्र पंचायत के मेंबर्स के इलेक्शन हो गया, दे विल इलेक्ट एमंग देमसेल्व्स देयर चेयरपर्सन। इसी तरह जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वो अपने अध्यक्ष को चुनेंगे। तो ये इनका नियमावली यहां दे दी गई है कि इनके सदस्य इनको चुनेंगे। अब डिस्क्वालिफिकेशन, ये पंचायत के जो मेंबर हैं, हाउ दे बिकम डिस्क्वालिफाइड। पहला पॉइंट दिया गया है, दे शैल बी डिस्क्वालिफाइड एज प्रोवाइडेड फॉर द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये उसी तरह से डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं जो नियम विधानसभा के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन का है, नंबर 1। दूसरा दिया है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर।
यानी अगर विधानमंडल, राज्य विधानमंडल कोई नियम बनाते हैं जिसके अनुसार डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा, तो उस नियम के अनुसार ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक्सेप्शन बस ये दिया गया है एज का, क्योंकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए होने के लिए एज है 25 इयर्स, लेकिन पंचायत में मेंबर होने के लिए एज है 21 इयर्स। तो ऑन दिस ग्राउंड कि ही हैज a person has not attained the age of 25 years, on this ground he cannot be disqualified. एज को डिफर कर दिया गया है, दोनों की एज में फर्क है, तो एज के अंतर पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि यहां भी आरक्षण है। आरक्षण देखिए, आर्टिकल 243 बताता है SC ST शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षण। रिजर्वेशन सीट्स इन द पंचायत इन द प्रोपोर्शन of the population of SC ST to the total population of the area। अब ये आरक्षण कैसे होगा? यहां भी देखिए एक प्रोपोर्शन दिया गया है। टोटल एरिया की जो आबादी है, तो टोटल एरिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अनुपात में SC ST की पॉपुलेशन है, दोनों का रेशियो क्या है, इसी रेशियो के अनुसार इनकी सीटें आरक्षित की जाएंगी। और ये विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन्हें रोटेट किया जाएगा। कभी एक ग्राम पंचायत में SC की सीट होगी, कभी दूसरे में होगी। जैसे एक ग्राम पंचायत है, एक साल में कर दिया कि ये सीट SC के लिए रिजर्व है, नेक्स्ट ईयर कह दिया ये सीट जनरल के लिए है, फिर नेक्स्ट कर दिया कि ये महिला के लिए है। इस तरह से इसे रोटेट किया जाएगा। सच सीट्स में बी अलॉटेड बाय रोटेशन टू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और फिर इस रिजर्वेशन के अंदर एक रिजर्वेशन है, आउट ऑफ टोटल रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST not less than 1/3 seat shall be reserved for the women belonging to this such category। यानी ये जो इनका आरक्षण होगा SC ST का, इसमें से कम 1/3 इन्हीं जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। यानी 1/3 इन्हीं में से इनकी महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके बाद एक जनरल आरक्षण आ रहा है वुमेन्स। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं यहां पर है, जो सीधे चुनाव से जो सीटें भरी जानी है उसमें नॉट लेस 1/3 सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। टोटल सीट का 1/3 शैल बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स, इंक्लूडिंग रिजर्व्ड सीट्स फॉर द वुमेन बिलोंगिंग टू SC शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड जनरल कैंडिडेट की महिलाओं को मिला करके टोटल सीट का 1/3 महिलाओं के लिए टोटल आरक्षण कर दिया जाएगा। अब इसी तरह आता है अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष। The office of the chairperson of at all level of panchayat shall be reserved for SC and ST in proportion of their population। इसी तरह जो चेयरपर्सन होगा विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इनकी आबादी के अनुपात में यहां भी इस पद का भी आरक्षण इनके पक्ष में किया गया है। और यहां भी कह दिया गया है ये जो आरक्षण है, इस आरक्षण के अंदर एक आरक्षण ये होगा कि इन्हीं की महिलाओं के लिए ये पद, इनकी महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट अबाउट द बैकवर्ड ओबीसी के बारे में। ओबीसी के बारे में संविधान ने इतना कहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन
इन फेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। इस संबंध में राज्य ने कानून बनाए हैं और ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। यह आपको मिलेगा पंचायत राज अधिनियम में। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ये जो पंचायत का ड्यूरेशन क्या है? जनरल ड्यूरेशन इज 5 years। 5 years from the first meeting of panchayat unless it is dissolved before expiry of the term, unless dissolved before expiring of the term। सामान्य नियम क्या है? 5 वर्ष, यदि उसके पहले इसका विघटन ना कर दिया गया हो। नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा? बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, यानी 5 साल पूरा होने के पहले पहले चुनाव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। जिस दिन इसे विघटित आपने कर दिया उस डेट से 6 महीने के पूरा होने के पहले पहले यहां भी चुनाव हो जाना चाहिए। अगर इसे समय के पहले डिसॉल्व कर दिया गया है तो सामान्य नियम क्या है? पहली मीटिंग से 5 वर्ष, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। अब थोड़ा सा हम देखते हैं द पावर ऑफ द पंचायत। पंचायत के पावर क्या है? आर्टिकल 243G, यहां भी ये कहा गया है पावर स्टेट लेजिस्लेचर को डेलीगेट कर दिया गया है। द स्टेट बाय लॉ डेलीगेट पावर्स एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू एक्ट एज सेल्फ गवर्नमेंट। यानी ये जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन्हें राज्य सरकार अपने प्राधिकार को डेलीगेट कर देगी। एक सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करने के लिए आवश्यक शक्तियां इन्हें डेलीगेट करेगी स्टेट। अब ये जो कानून, ये जो पावर डेलीगेट होगा, ये किस किस पॉइंट से रिलेटेड होगा? नंबर 1, द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये पंचायतें क्या करेंगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के संबंध में ये प्लान तैयार करें, प्रिपेयर करें, पहली बात। दूसरा कह दिया इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, यानी ये जो सोशल डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, सामाजिक न्याय है, सामाजिक विकास है, ये जो मामले हैं, इससे रिलेटेड जो सरकारी स्कीम है, जो राज्य की स्कीमें हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करना इनकी ड्यूटी है। और वो तमाम मैटर जिन्हें अनुसूची 11 में रखा गया है, उनसे रिलेटेड जो भी स्कीमें गवर्नमेंट की होंगी, उन्हें इंप्लीमेंट करना, यह पावर स्टेट इन्हें दे सकती है। फिर आर्टिकल 243H क्या कहता है? टैक्सेस के बारे में है। पंचायत को कानून बना के अधिकार दे सकती है राज्य सरकार फॉर इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड द एप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्सेस बाय द पंचायत। यानी ये बाय लॉ स्टेट गवर्नमेंट ये पावर दे सकती है कि पंचायतें कहां कहां टैक्स लगा सकती हैं, कहां टैक्स वसूल सकती हैं, इन टैक्सों को कहां प्रयोग कर सकती हैं, कहां एप्रोप्रिएट कर सकती हैं। इसी तरह स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया है टू प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट इन एड्स टू द पंचायत। पंचायत को राज्य सरकारें ग्रांट इन एड देंगी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यानी राज्यों की संचित निधि जो होती है, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, उससे इन ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता देंगी राज्य सरकार, ताकि ग्राम का विकास हो सके। ये स्कीमें हैं, जो सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये यदि सरकार जो स्कीमें बनाएंगी
इसके जो खर्चे आएंगे इसके लिए ग्रांटिंग एड राज्य सरकार देगी। फिर लास्ट में दिया गया है कि ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति को देखने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को समझने के लिए पहली बार जो फाइनेंस कमीशन गठित किया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष पर एक वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का गठन भी किया जाएगा। तो आपने देखा पंचायतों को इस संशोधन के द्वारा संवैधानिक स्थिति दे दी गई है और गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए राज्य की कंसोलिडेटेड फंड से ग्रांटिंग एड देने का भी प्रोविजन कर दिया गया है। ये टॉपिक आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द पंचायत राज एक्ट। जब आप पंचायत राज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें सारे प्रोविजन आपको मिलेंगे। तो आई थिंक इससे आपको पंचायत राज अधिनियम की तैयारी करने में भी मदद मिलेगी। दिस इज ऑल अबाउट द पंचायत एज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप इससे अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसको जो है कोई बात ऐसे रह गई हो तो उसे हम आपको बता सकें। थैंक यू। खान लॉ स्टडीज से जुड़े रहिए। इसको सर्कुलेट कीजिए। ये आपको फ्री एक कोचिंग है और उम्मीद है कि जो नए लॉ के स्टूडेंट आए हैं, खास करके जिन्हें जुडिशल सर्विस की तैयारी करनी है, उनकी तैयारी में ये क्लासेस मददगार साबित होंगे। थैंक यू।